एक्चुअल में अगर समझा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है, दिस इज जस्ट अ टूल। अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इंटेलिजेंस क्या है? जो एप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही तो है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक ऐप ही तो है, बट वो किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेल रही है, दैट इज डेंजरस। आई मीन वेरी वेरी डेंजरस। हमें पता ही नहीं है कि और मेरे को नहीं लगता कि उससे बचने का कोई भी तरीका है, एज फार एज अगर हम बात करें कि इससे लड़ करके हम बच सकते हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज इसको यूज करने की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज एज एडिक्टिव एज निकोटिन, जो कि हमको सिगरेट से मिलता है, या फिर अल्कोहल, या गैम्बलिंग, या इवन कोकेन फॉर दैट मैटर। कुछ स्टडीज हुई है जिसमें इसको कोकेन तक से कंपेयर किया गया है। तो कोकेन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने कोकेन दे दी, एक बड़े को दी, तो एटलीस्ट उसका माइंड एक लेवल पे डेवलब हो चुका है, कोई 21 साल का है, 25 साल का है, कि उसको ये वो कॉन्शियसली ये चूज कर सकता है कि मैं ये लूं या ना लूं, या ये मेरे लिए कितनी हार्मफुल है। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से वो एडिक्ट तो हो गए हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि यहां से बाहर कैसे निकले। एक है आइडल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि आइडली ऐसा होना चाहिए। एक है रियल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में हो रहा है, जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है कोई टिकट लेने के लिए, तो अगर वहां पर 5 मिनट भी किसी के पास में है, तो सबकी गर्दन ऐसे है और सब अपने फोन पर लगे हुए हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बंदा है, वो एडिक्ट हो चुका है, उसको प्रॉब्लम्स है स्पाइन के लेवल पे, फिर भी वो यूज करता ही चला जा रहा है। पेन हो रहा है लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहा है, या पेन किलर्स खा करके, या किसी भी तरीके से टेम्पररी कहीं गया, कहीं से कोई थेरेपी करा के आ गया, कुछ दिन के लिए रिलीफ आ गया, फिर से वापस से बैक टू नॉर्मल, वही अपना 5-6 घंटे लगा हुआ है वो फोन के ऊपर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है? So interesting one, because I generally ask people, patients को कि always consult me when you are not in pain. अब होता क्या है कि किसी को आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पेन हो गया, 2-3 दिन उन्होंने घर पे होम रेमेडीज कर ली, राइट। हम भी कभी भी कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता जब तक दांत में दर्द ना हो। तो सिमिलरली कोई भी फिजियो के पास नहीं जाता जब तक उसको एक्चुअल में बिल्कुल हाथ छोड़ दिया, कोई हाँ सिम्टम्स तक नहीं आ रहा हो, राइट। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्लिप डिस्क। हाँ प्लीज वो आप बताइए क्या है वो 3 स्टेजेस। वन इज आप नॉर्मली आपको हल्का सा आपको स्टिफनेस हो गया कि नेक आपको ज्यादा, स्पेशली सर्दियों में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेज होती है थोड़ा सा आपको और डिस्क बल्ज हो गया हल्का सा। थर्ड स्टेज विच इज आपका जो डिस्क है बिल्कुल डिप हो गया, विच इज टचिंग टू योर नर्व्स। जो 3 नर्व्स हमारी सर्वाइकल से यहाँ जाते हैं, 3 नर्व कंप्रेस होने लगे, नर्व कंप्रेस हो गई। जैसे नर्व कंप्रेस हो गई, आपने कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रैक्शन, फिजियो सेशंस, फिर मसल रिलैक्सेशन, पेन किलर्स, एमआरआई करने के बाद, सब कुछ डायग्नोस होने के बाद कुछ टाइम तक टेम्परेरी ठीक हो जाता है। साइड बाय साइड हमें पोस्चर करेक्शंस करना ही पड़ेगा उसके साथ, अदरवाइज इट विल कम बैक टू अगेन स्क्वायर वन, और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पोस्चर करेक्शन के लिए उसको बताया गया, क्योंकि उसके साथ में तो कोई बैठेगा नहीं 24 घंटे, राइट। उसको बता दिया, अब वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। एंड आई अज्यूम कि बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। वो तो आप समझते ही हैं, आप देख ही रहे होंगे डे बाय डे, है ना, बार बार वही पेशेंट्स आ रहे हैं सेम प्रॉब्लम को लेकर के और बढ़ा करके। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उसके बाद क्या होगा। सो स्लिप डिस्क होने के बाद उसमें सर्जरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपने देखा हो काफी लोग कॉलर पहन के घूमते रहते हैं दोनों, राइट। सो स्लिप डिस्क जो सर्जरी हो जाता है, तो सर्जरी के बाद भी एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्जरी बहुत रिस्की होती है, कोई कराता भी नहीं है, बहुत आई मीन आजकल लोग डरते हैं। अगर सर्जरी नहीं कराते तो क्या होता है, दे नीड टू बियर द पेन, एज सिंपल एज दैट। वो कांस्टेंट रहता है। पहले वाले स्टेज में चलो आज ट्रीटमेंट कराया, कम हो गया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाली स्टेज में जो होता है कांस्टेंट पेन होता है, बिकॉज आपका नर्व आपका पिंच कर ही रहा है कॉन्स्टेंटली। सो उसकी वजह से आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या दवाइयां असर करती हैं उस स्टेज में? देन स्टेरॉइड्स। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अब फिर नॉर्मल जो पेन किलर्स है वो काम नहीं करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक नॉर्मल दवाई खाई उससे हो गया, अब आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। समटाइम्स स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद भी जब तक के पोस्चर को ठीक ना किया जाए तो प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं है। सो द पॉइंट सिंपल सा फंडा है। So anyhow, before surgery or after surgery, right? You have to correct the postures where that is basic. So I always say, don't come to me, don't come for the physio sessions जब तक आप ready नहीं हो posture corrections के लिए, otherwise ये वैसी की वैसी रहेगी। और posture का कनेक्शन है लाइफस्टाइल से, like बहुत सारी चीजें, like इसको नोटिफिकेशन या लैपटॉप कहें, और अभी तो कोविड की वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सब घर में ही बैठे हैं, तो पोस्चर तो सब गया, क्योंकि वहां पर तो फिर भी एटलीस्ट टेबल पे बैठे थे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन होती थी, घर में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई भी कैसे भी बैठा हुआ है।
बहुत बार तो लेटे हुए लेट करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ हो रहा है, काउच पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है।